हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलेंगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल फ्री। तो स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी पावर के कंसेप्ट हमने समझे हैं। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी इस वीडियो में जो कवर होने वाली है वो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इजीली। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है? इफ वेक्टर f equals to 60 I cap plus 15 j cap minus 3 k cap and vector v equals to 2 I cap minus 4 j cap plus 5 k cap meter per second. Okay, this is in Newton. ये क्या है? फोर्स है। Then instantaneous power will be, तो फोर्स और वेलोसिटी हमें दी गई है। पावर क्या होती है? पावर की हमें पता है कि फॉर्मूला और पावर का एक्सप्रेशन होता है P डॉट V। तो दो वेक्टर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें पावर मिल जाएगी, है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना। तो पावर क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, तो लिखते हैं P डॉट V। P क्या है? सॉरी, F डॉट V। F क्या है? 60 I कैप प्लस 15 J कैप माइनस 3 K कैप, यही तो है ना। डॉट प्रोडक्ट करो किसके साथ? V के साथ। V क्या है? 2 I कैप माइनस 4 J कैप प्लस 5 K कैप। क्या हो जाएगा? कैसे डॉट प्रोडक्ट होता है? I वाला टर्म I से मल्टीप्लाई होगा, J वाला टर्म अपने में मल्टीप्लाई होगा एंड K वाला टर्म अपने में मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही तो हम करते हैं, यानी कि 60 इंटू 2, ठीक है। I कैप इंटू I कैप क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो I कैप नॉट इंटू I कैप और I कैप का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 1 हो जाता है। तो दिस इज 60 इंटू 2 और ये क्या हो जाएगा? प्लस 15 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 3 इंटू 5, ठीक है। कर दो, ये आ जाएगा 120, दिस विल बी 60, तो माइनस 60 एंड दिस विल बी 15। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 45 वॉट। ओके, पावर की यूनिट क्या है? वॉट। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। ओके, तो 45 वॉट इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या है? टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1500 न्यूटन पर मीटर एंड 3000 न्यूटन पर मीटर रेस्पेक्टिवली आर स्ट्रेच्ड विद द सेम फोर्स। सेम फोर्स के साथ दो स्ट्रिंग जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है उनको स्ट्रेच किया गया। अब क्या कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पहले तो एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? U इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिखते हैं। अभी इसमें क्या गया है कि विथ सेम फोर्स दोनों स्प्रिंग को खींचा गया सेम फोर्स के साथ। तो फोर्स हमें क्या पता है? स्प्रिंग कांस्टेंट में फोर्स जो होती है वो kx होती है। ओके, यही तो होती है। नाउ माइनस kx लिखते हैं, बट हम जनरली फॉर लाइक सिंप्लिसिटी हम kx कंसिडर कर रहे हैं। माइनस जस्ट फॉर डायरेक्शन हम लिखते हैं, दैट इज द रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो अभी देखो फोर्स क्या है? सेम है बोथ फॉर दिस वन, स्प्रिंग के लिए भी, स्प्रिंग के लिए। तो F1 इक्वल्स टू K1x, F2 इक्वल्स टू K2x, ठीक है। और ये F1 इक्वल्स टू F2 क्या है? ये सेम है, F1 इक्वल्स टू F2 है, ठीक है। अभी देखो U1 को कैसे लिखेंगे? X के जगह पे अगर मैं F की वैल्यू पुट करता हूं, X की वैल्यू F के टर्म्स में पुट करता हूं, तो क्या हो जाएगा? X इक्वल्स टू F बाई K, ठीक है। तो हाफ इंटू K इंटू एक्स की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं? X की वैल्यू दैट इज F बाई K। तो U1 के लिए क्या हो जाएगा? F1 बाई K1। तो
F तो सेम है, फोर्स सेम है, तो सिर्फ F लिखते हैं, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, ये हम कंसिडर कर रहे हैं। तो F बाई K1, ये भी K1 है, ओके। फॉर फर्स्ट स्प्रिंग हम लिख रहे का स्क्वायर, ये x की वैल्यू है, ठीक है। नाउ इससे हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 F स्क्वायर बाई K1 स्क्वायर आएगी, और ये ऊपर एक K नीचे ये एक K कट जाएगा, दैट इज ओनली K1, सो U1 इतना हो जाएगा। सिमिलरली U2 भी अगर निकाले तो वो भी कुछ ऐसा ही आएगा, F स्क्वायर बाई K2, ठीक है। अभी देखने वाली चीज ये है कि जो ये पोटेंशियल है U1 and U2, they are inversely proportional with K1 and K2 respectively. Okay, तो अगर U1 by U2 में करता हूं, U1 by U2 कर रहा हूं, रेशियो कैसे आएगी, U1 by U2 करूंगा तभी तो, U1 by U2 equals to K2 by K1, तो U1 by U2, K2 कितनी है, K2 है 3000 न्यूटन पर मीटर एंड दिस इज 1500, तो कितना आ गया 2/1, इसका मतलब U1 is to U2, ये कितना हो जाएगा 2:1। देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 2:1, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो किस तरह से करना है हम आप समझ गए हो। देखो अगर आप यहां पे कंफ्यूज हो जाते कि U1 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट से, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये सेम डिस्प्लेसमेंट x के लिए लिखा गया है, बट यहां पे क्या कहा गया है कि फोर्स सेम है, ठीक है, फोर्स सेम है। ओके, तो फोर्स सेम है तो पहले हमें फोर्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी रेशियो निकालेंगे। आई होप यू गॉट द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, राइट, झूले पे बैठा हुआ है। इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट्स फ्रॉम द ग्राउंड आर 0.75 मीटर एंड 2 मीटर, सॉरी द मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है ऑब्वियसली, रेस्पेक्टिवली द मैक्सिमम स्पीड विल बी, ये सपोज मैक्सिमम हाइट है, ये चाइल्ड इसमें बैठा है और ये इसकी मिनिमम हाइट है, फिर से ये क्या हो रही है, मैक्सिमम हाइट को जा रही है, जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम। ओके, देखो तो इसकी मैक्सिमम हाइट जो ग्राउंड से वो कितनी दी गई है 2 मीटर, ये कितना दिया हुआ है 0.75 मीटर। अभी क्या कहा गया है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो मैक्सिमम अगर हम एनर्जी से देखते हैं तो इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी क्या है mgh, तो यानी 2mg हम लिख सकते हैं, mgh इसकी हाइट है, ठीक है। इस पॉइंट पे एनर्जी क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, ये क्या हुई पूरी कन्वर्ट हो रही है अब काइनेटिक एनर्जी में, बट चूंकि ये कुछ डिस्टेंस है ऊपर से, तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या है 0.75 mg, mgh होता है, h क्या है 0.75 मीटर, सिंपल। अभी इस यहां पे कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 12 mv², तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी से v निकालूं तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। समझना ये है कि जो ये यहां पे पोटेंशियल एनर्जी थी दैट इज mg इंटू 2, तो 2mg क्या है, यही पूरी क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या है, ये एनर्जी माइनस ये एनर्जी, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो 2mg माइनस 0.75 mg, ये किया तो हमें लॉस ऑफ एनर्जी मिला। अभी ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है ये क्या है, यही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फेज टू अनदर। तो पोटेंशियल एनर्जी हैज कन्वर्टेड इनटू 12 mv²। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट v², कैलकुलेट करके देख लो, 2 माइनस 0.75, ओके दिस इज mg, और यहां पे mg एक है, क्या हो जाएगा 12 mv²। अभी देखो m कैंसिल आउट हो गया,
ठीक है, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगी, ये 2 इधर गया, 2 इंटू 2 माइनस 0.75, ओके, एंड v क्या हो जाएगी, v हो जाएगी इसकी रूट, दैट इज 2 इंटू 2 माइनस 0.75। सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है, सॉल्व करके आ रहा है, दिस इज कमिंग टू बी, ओके, देयर इज वन g, तो g है तो g से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक g है, ओके, नाउ दिस इज कमिंग टू बी 255 एंड 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। सॉल्व करके देख लेना, 5 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंड इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Question number 4. If the kinetic energy of a body is increased by 300%, its momentum will be increased by. Okay. तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म से, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर प्रोपोर्शनलिटी के रूल से बना सकते हैं। तो पहले देखो कि क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल, सॉरी, वो मोमेंटम से कैसे रिलेटेड है। तो K इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m ऐसे रिलेटेड है, मींस काइनेटिक एनर्जी जो क्या है वो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर से, ठीक है। नाउ K1 बाई K2 इक्वल्स टू P1 स्क्वायर बाई P2 स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। पहला क्या था कि K1 को इंक्रीज कर दिया गया 300%, तो मींस K2 क्या है 300% ऑफ K1, ठीक है। तो K2 को कैसे लिखेंगे हम कि K2 क्या है 300% इंक्रीज्ड इन K1, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 3K1 दैट इज 4K1, ओके। सो K2 इक्वल्स टू 4K1, सो K2 के जगह पे हम 4K1 पुट कर देते हैं, ठीक है। 300% इंक्रीज होना मतलब यही होता है ना। पहले K1 था, इसमें 300% इंक्रीज करके हमने ऐड कर दिया, ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, परसेंटेज में आप पढ़ चुके हैं। तो P1 क्या थी, P1 स्क्वायर जो भी है, अभी P2 हमें निकालना है कि P2 क्या हो जाएगी। फाइन, नाउ K1 विल कैंसिल आउट, then we can write P1 square by P2 square equals to 1 by 4। इससे हम लिख सकते हैं कि P2 square equals to 4 P1 square, ठीक है। रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट किया तो क्या मिलेगा, P2 equals to 2 P1, है ना। कि जो अभी पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी जो मोमेंटम है P2 वो क्या है, दुगनी होगी P1 से। 2P1 मीन्स क्या होता है कि कोई भी चीज अगर डबल हो जाती है तो कितना परसेंट इंक्रीज होता है, उसमें 100% इंक्रीज होता है ना। कि सपोज आपके पास 100 कोई क्वांटिटी है, आपने इसमें 100% इंक्रीज किया, मीन्स 100% ऑफ 100 सिर्फ 100 ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा 200, जो कि क्या है 2 इंटू 100, तो ये क्या हो गई, दुगनी हो गई। तो कभी भी डबल होना मतलब क्या होता है कि 100% इंक्रीज होना। तो P2 यहां पे क्या होगी, डबल हो गई ऑफ P1, सो वी विल गेट दैट 100% इंक्रीज इन द मोमेंटम। सिंपल सा समझ में आया कैसे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है, वो आपको देखना है, फिर प्रोपोर्शनलिटी से इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। वैसे तो बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के, बट ये सबसे ज्यादा फीजिबल है, टाइम कम लगती है इसमें। Question number 5. A machine delivering constant power moves a body along a straight line. The distance moved by the body in time t is proportional to. तो distance और time में proportionality पूछा है, लेकिन हमें क्या पता है कि पावर जो है वो कांस्टेंट है। तो पावर से डिस्टेंस, पावर से टाइम कैसे आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, फिर से प्रोपोर्शनलिटी वाला क्वेश्चन है। तो पहले देखो कि पावर क्या है, पावर है फोर्स इनटू वेलोसिटी v, F डॉट v, है ना। अभी देखो फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, v। मास इनटू एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, तो एक्सीलरेशन को लिखा v बाई टी, ठीक है। मास को हम मानते हैं कांस्टेंट है,
और एक क्या है हमारे पास v, तो v स्क्वायर बाई t करके कुछ आ रहा है। अच्छा v क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो वेलोसिटी की जगह पे डिस्टेंस बाई टाइम पुट करो, क्या हो जाएगा s बाई टी, तो नीचे एक आ गया टी स्क्वायर और यहां पे भी s बाई टी आ गया। ओके नाउ अभी आप अगर कंसिडर देख सकते हैं कि क्या आएगी कि m s स्क्वायर बाय टी क्यूब इक्वल्स टू p, तो पावर क्या आ गई, डिस्टेंस और टाइम के टर्म्स में आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि s स्क्वायर, यहां पे s स्क्वायर इक्वल्स टू p इंटू टी क्यूब बाई m। ये रिलेशन ध्यान से देखो, इससे क्या मिल रहा है कि जो डिस्टेंस की स्क्वायर है वो टाइम के क्यूब से प्रोपोर्शनल है ना। इसका मतलब s इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2 है ना। तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम बाय t टू द पावर 3/2। सिंपल सा था ना, है ना। सिर्फ आपको कैसे पावर से हमने कैसे डिस्टेंस और टाइम के टर्म्स में ले आए, वही सिर्फ सोचने वाली बात है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय। क्वेश्चन नंबर 6 समझो क्या कह रहा है। द ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस collides with the spring of spring constant k now and compresses it by length L. The maximum momentum of the block after the collision is, maximum momentum निकालनी। पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रही है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पे एक ब्लॉक क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है, जिसकी मास है m, और ये स्लाइड होके टकराती किससे है, एक स्प्रिंग से। ठीक है, इस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट है k। तो जब टकराती है तो आफ्टर द कोलिजन ये क्या होती है, L डिस्टेंस कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, दब जाती है L डिस्टेंस। ऑब्वियसली होगी कि कोई जाके कोई ब्लॉक जिसकी मास है वो जाके स्प्रिंग को अगर पुश किया तो वो कुछ कंप्रेस होगी, वो लेंथ दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है कि हमें मैक्सिमम मोमेंटम निकालनी है। तो एक स्प्रिंग जब कंप्रेस हो रही है तो वो क्या कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई। ठीक है, सपोज L डिस्टेंस उसने, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स यहां पे क्या है L, तो हाफ के L स्क्वायर लिख सकते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, खुद ब खुद तो नहीं आई, कहीं से तो एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी। कहां से हुई है, तो ये जो मास है, ये जो ब्लॉक है, ये जो मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसी की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, ट्रांसफर हुई इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एल स्क्वायर, क्योंकि यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। अभी देखो सॉल्व करो, हाफ हाफ को कैंसिल कर सकते हैं, देन के एल स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर में अगर लिखूं तो क्या आ जाएगा, के एल स्क्वायर बाय एम। इसकी मैं रूट करूं यानी कि v निकालूं तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर के बाय एम, और बाहर एक एल रहेगी। ठीक है, तो ये हमने वेलोसिटी निकालनी है। मोमेंटम तो और ज्यादा इजी है, मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो मास और वेलोसिटी क्या है, एल रूट अंडर के बाय एम, है ना। तो देखो सॉल्व करो क्या आ जाएगा। अगर मास को मैं रूट के अंदर ले जाऊं तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर की बाई m, तो m ऊपर m नीचे एक कटेगा, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, रूट अंडर l m इंटू के। देखो आंसर मिल रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन सी है ना, वो मिल जा रहा है l इंटू रूट अंडर m इंटू के। हम मास यहाँ पे कैपिटल M लिख देना सॉल्व करते वक्त, मैंने स्मॉल m लिख दिया है, कोई बात नहीं, कुछ भी लिखो आप, आंसर आपको मिल जाएगा l इंटू रूट अंडर m इंटू के। क्वेश्चन नंबर 7, a running man has the same kinetic energy as that of a boy of half of his mass. If the man speeds up by 2 meters per second and then the boy
changes its velocity by x meter per second, so that the kinetic energy of the boy and the man are same again, then x in meter per second will be. क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक आदमी है और एक छोटा बच्चा है, ठीक है। आदमी की मास m है, बच्चे की मास इसकी आधी है, दैट इज m/2 है, ठीक है। ये मूव करे विथ सम वेलोसिटी, सपोज vm से ये मूव कर रही विथ सम वेलोसिटी vb से, दोनों भाग रहे, लेकिन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक पॉइंट पे सेम है। अब क्या करता है ये आदमी, 2 मीटर पर सेकेंड अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, 2 मीटर पर सेकेंड से अपनी स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। तो बच्चा भी क्या करता है कि मैं भी भागूंगा करके ये भी x मीटर पर सेकेंड से अपनी स्पीड को बढ़ाया, ठीक है। बट क्या हुआ कि फिर से दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम हो गई। अभी हमें पता करना है कि ये x कितना है। ओके, तो पता करते हैं। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो दैट इज हाफ m v m स्क्वायर। पहले केस में निकालना हो, इस केस में जब vm vb वेलोसिटी है, इक्वल्स टू हाफ m/2, मास तो इसकी आधी है बॉय की, v b स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो, हाफ हाफ कैंसिल आउट, m कैंसिल आउट, तो vm जो होगी, vm स्क्वायर जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1/√2, सॉरी vm जो होगी, राइट, रूट करेंगे इधर तो 1/√2 vb हो जाएगी, है ना। तो vb/√2, सो वी कैन राइट vb इक्वल्स टू √2 vm, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या होती है, सेकंड केस में हो रही है कि हाफ m vm, इसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई 2 मीटर पर सेकेंड, तो +2 की स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या हो गया, फिर से काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हाफ m/2 vb, इसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी विथ x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया एक इक्वेशन, इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हाफ काट दो, m काट दो, सॉरी सिर्फ m काटना, 1/2 यहां पे रहेगा। तो यहां पे क्या मिलेगा हमें कि vm + 2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू vb + x की होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको मिटा के सॉल्व करता हूं, कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो क्या लिख सकते हैं, vm + 2 इक्वल्स टू, रूट कर रहा हूं तो इसमें 1/√2 इंटू vb + x लिख सकते हैं। vb के जगह vm की वैल्यू पुट कर दो, बहुत ही सिंपल है, vm + 2 इक्वल्स टू 1/√2 इंटू vb के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम, √2 vm पुट किया प्लस x, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे इसको, क्या आ जाएगा, 1/√2 विल कैंसिल, तो ये सिर्फ आ जाएगा vm, ओके, प्लस x/√2, ये 1/√2 मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, vm + 2। देखो vm दोनों तरफ है, सेम साइन है, तो हम कैंसिल आउट कर सकते, ओके। सो हमें क्या मिल जाएगा, x/√2 इक्वल्स टू 2, सो x इक्वल्स टू 2√2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये भी तो वेलोसिटी है, x को डिस्प्लेसमेंट के साथ कंफ्यूज मत करना, ये जस्ट एक वेरिएबल लिया गया है, तो 2√2 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। सो उसने कितनी स्पीड बढ़ाई, अपनी 2√2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ाई, तब जाके फिर से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों की इक्वल हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, a particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that the centripetal acceleration ac is varying with time as ac equals to k square r t square. Okay, now where k is constant and the power delivered to the particle by the forces acting on it is, पावर हमें निकालनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया गया है, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या होती है, v²/r, यहां से वेलोसिटी निकाल लेंगे, है ना, वेलोसिटी निकाल लिया इधर से। फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन,
तो एक्सेलरेशन यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम dv/dt लिख सकते हैं, है ना। एक्सेलरेशन को dv/dt लिख सकते हैं। सो m dv/dt क्या हो गई, फोर्स हो गई। फोर्स मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी, तो पावर क्या हो जाती है, F इंटू वी, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो दिया गया है इन फॉर्म ऑफ k² r/t²। यहां से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v²/r करेंगे, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, k² r/t²। ओके, वेलोसिटी निकाल लो, v इक्वल्स टू k, इधर ये जाएगा ऊपर तो ये r² हो जाएगा, तो सिंपल k/r/t। तो वेलोसिटी हमें मिल गई क्या, k/r/t। पावर क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स को कैसे लिखेंगे, m dv/dt। मींस ये dv/dt क्या है, जो ये वाली टर्म आई है k/r/t, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, इनटू एक क्या है, v है। अभी देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। m लिख दिया मैंने, dv/dt इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, t के रेस्पेक्ट में सिर्फ kr, तो m kr इनटू v के जगह पे फिर यही वाली वैल्यू k/r/t। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, m k इंटू k स्क्वायर, r इंटू r स्क्वायर t। तो आ गया m k² r² t। एकदम इजीली क्वेश्चन आंसर हमें मिल गया, पावर इक्वल्स टू m k² r² t। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, m इक्वल्स टू k² r² t। क्वेश्चन नंबर 9, a body of mass 6 kg is acted upon by a force which causes a displacement in it by x equals to t²/4. Now, where t is the time in second and the work done by the force in 2 seconds is। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कहा गया है कि एक बॉडी जिसकी मास है 6 kg, उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया गया है, इसके वजह से कुछ उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। अभी आपको वर्क डन निकालना है बाय 2 सेकेंड्स में उसकी वर्क डन क्या होगी। तो वर्क डन अगर ऐसा दिया रहे कि इन 2 सेकेंड्स, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। लिमिट 0 to 2 से लगा के इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं f.ds, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा, है ना। यही हमें चाहिए। अभी हमारे पास जो है वो क्या है, x दिया हुआ है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये ds के जगह आप dx लिख लो। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ये क्या दिया गया है कि t²/4 ये दिया गया है। तो हमें क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए, एक dx चाहिए। तो पहले dx देखो क्या होती है, dx dt, यानी कि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमें मिलेगा क्या, 2t/4 दैट इज t/2। तो इसमें से dx क्या हो जाएगी, t/2 इंटू dt। ये हमारे पास क्या गया, dx आ गया। ओके, नाउ और क्या करना है हमें, फोर्स निकालनी। तो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, m d2x dt², है ना। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। सो फिर से इसको डबल डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिलेगा, एक बार डिफरेंशिएट करने पे हमें मिलता है t/2, तो दूसरी बार डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज 1/2। सो जो f इक्वल्स टू आएगा वो क्या आएगा, m/2। मास कितना दिया हुआ है, 6 kg, 6/2 यानी कि 3 न्यूटन। ओके, सो फोर्स हमें मिल गया, डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया, पुट करो और निकाल दो, ठीक है। फोर्स क्या मिला, 3 इंटू dx के जगह पे क्या लिखेंगे हम, t/2 dt। ओके, और dw, और वर्क डन यहां पे सिंपली लिख सकते हैं। इंटीग्रेट कर दो, कैसे आ जाएगा, तो 3/2 बाहर। ओके, t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2, t का इंटीग्रेशन t²/2, लेकिन यहां पे लगी है क्या, 0 से 2 तक लिमिट। तो इसे हम निकालेंगे कैसे, 3/2 को बाहर रखेंगे, t की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 4/2
माइनस 0 इक्वल्स टू W, ये क्या आ गई 2। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये 2 कैंसिल, तो सिंपली 3 जूल विल बी द आंसर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 3 जूल, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला। तो पहले तो समझ लो, सोच लो कि क्या चाहिए हमें, हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, पूछा है वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होती है, F.ds होती है। फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, फोर्स को हमने डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखा, सिंपल से इंटीग्रेट किया और आ गया। बहुत ही सिंपल से इंटीग्रेशन था, डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10, एक ग्राफ दिया हुआ है और क्या कहा गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ 10 kg ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय ओनली वन फोर्स एज इंडिकेटेड इन द फिगर। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन निकालना है और फोर्स वर्सेस टाइम की ग्राफ दी गई है, ठीक है। तो यहां पे देखो कि क्या चल रहा है। अच्छा, फोर्स वर्सेस टाइम की ग्राफ है, इसके जो एरिया होगी, जो इस शेडेड पोर्शन की एरिया होगी, ये क्या बताएगी, कैसे पता करेंगे कि एरिया अंडर कर्व क्या होती है। तो इसकी एरिया देखो क्या बता रही है हमें कि ये इसके एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ में है फोर्स, है ना, और ब्रेथ में है क्या, टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम ये क्या होती है, फोर्स इनटू टाइम क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन को v/t लिख सकते हैं इंटू t। तो टी विल कैंसिल आउट, वी विल गेट f इंटू v, m इंटू v। तो ये जो मोमेंटम है m इंटू v, यही क्या है, फोर्स इंटू टाइम, राइट। इंपल्स जिसे बोलते हैं, राइट, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसे इंपल्स बोलेंगे, बट ये एक्चुअल में क्या है, मोमेंटम के बराबर है। मोमेंटम लाइक इंपल्स भी क्या है, चेंज इन मोमेंटम ओनली। ओके, सो इससे हमें क्या मिल जाएगा, अगर मैं एरिया निकालू इसका, तो दैट विल बी कमिंग mv से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, फिर कैसे करेंगे आगे सॉल्व, मैं बताता हूं आपको। तो पहले तो एरिया अंडर ft ग्राफ ये क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू v। तो एरिया क्या आ रही है, देख लो एरिया को कैसे लिखेंगे। तो पहले 0 से 20 यानी कि 20 इंटू 2 माइनस ये वाली, ये नीचे है तो माइनस करेंगे इसको, दैट इज -10। ये वाला डिस्टेंस कितना है, -10 इंटू वॉट, 2 से लेके 3 दैट इज 1। तो -10 इंटू 1 दैट इज -10 ओनली, ओके। तो इसमें से क्या मिलेगा, 40 - 10 दैट इज 30। सो 30 इक्वल्स टू mv, ओके। इससे क्या मिल जाएगा, मास क्या दिया हुआ है 10 kg पुट करो, वेलोसिटी हमें पता है, तो वेलोसिटी और ये है 30, तो 10v, इससे हमें क्या मिल जाएगा कि वेलोसिटी इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, टोटल वर्क डन क्या होगी इसमें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि डेल्टा के ई, इसका मतलब क्या होता है, हाफ m u स्क्वायर दैट इज इनिशियल वेलोसिटी हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी से अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हटाए तो क्या हो जाएगी, हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो हाफ m v स्क्वायर, v कितनी है 3, तो 3 की स्क्वायर 9 माइनस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिख दिया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। So we can write simply m/2 into 9. m क्या है 10 kg into 9/2, we are getting 5 9s, that is 45 जूल। तो एरिया अंडर दिस कर्व से हमने क्या निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द टोटल वर्क डन। सो विच इज इक्वल्स टू ऑप्शन बी 45, ओके। समझ में आ गया, 45
जूल कैसे हो गया। Question number 11. On a frictionless surface, a block of mass m moving at a speed v collides elastically with another block of mass m. Now, which is initially at rest after the collision, the first block moves at an angle theta to its initial direction and has a speed v by 3. Okay, now the second block's speed after the collision is. सिंपल सा समझेंगे कि एक ब्लॉक है जो कि एक ब्लॉक दूसरी ब्लॉक को टकराती है, ये वाली मास क्या है, मास क्या है, ऑन ए फ्रिक्शनल ब्लॉक ऑफ मास m विथ अनदर ब्लॉक ऑफ द सेम मास, यानी कि दोनों की मास क्या है, सेम है, ठीक है। इससे टकराती है, टकराने के बाद क्या होती है, जो पहली वाली ब्लॉक है, राइट, इसको हम शेड कर देते हैं, तो ये ब्लॉक क्या है, अपने इनिशियल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना के भाग रही है, और ये ब्लॉक भी सपोज किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी अभी होगी वो है v by 3, और इसकी वेलोसिटी हमें पता करनी है, इसे हम मान लेते हैं v डैश, ठीक है। सिंपल, क्या लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ लगा देंगे। कैसे, तो पहले क्या थी, इनिशियल काइनेटिक, सम ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ m v स्क्वायर, ओके, पहले वाले ब्लॉक का, ठीक है, प्लस हाफ m क्या था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, सो 0 स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी क्या है, हाफ m v बाई 3 स्क्वायर प्लस हाफ m v डैश स्क्वायर, हमें v डैश निकालनी है, v डैश स्क्वायर हो जाएगा, ओके फाइन। नाउ ये तो 0 हो गया, तो हम लिख सकते हैं सिंपली हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m v बाई 3 स्क्वायर प्लस हाफ m v डैश स्क्वायर, ओके। तो हाफ m कैंसल आउट हो जाएगा, अगर इधर से हाफ m मैं कॉमन लेता हूं, सो लाइक दिस एंड दिस, सो वी विल फाइनली गेट v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 9 प्लस v डैश स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आया कुछ, अभी क्या हो जाएगा, सिंपली सॉल्व करेंगे v डैश स्क्वायर के लिए, तो v डैश स्क्वायर जो हो जाएगी वो क्या होगी, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 9, तो इसमें से अगर v स्क्वायर कॉमन लिया जाता है तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर v स्क्वायर कॉमन लिया जाता है तो v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर इंटू 9 माइनस 1 दैट इज 8 बाई 9, ओके। अभी v डैश क्या हो जाएगी, रूट अंडर दिस, सो v विल कम आउट एंड दिस विल बी 8 बाई 9, रूट अंडर 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट 2 बाई 9 के रूट दैट इज 3, ओके, एंड वी कैन राइट v, तो 2 रूट 2 बाई 3 इंटू v, ये हो जाएगा क्या, फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, सो v डैश इक्वल्स टू 2 रूट 2, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, 2 रूट 2 बाई 3 इंटू v, ओके। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको लिखा हुआ कैसे है, तो 2 इंटू रूट 2 बाई 3 ऐसे लिखा हुआ है ये आंसर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कैसे लिखा, देखो सेम सिमिलर हमारा भी आया है वैसे, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं यार, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द आंसर, v डैश की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, a spring constant 400 Newton meter, no it should be Newton per meter, right, Newton per meter होती है इसकी यूनिट spring constant की, is attached to one end of a wedge fixed rigidly with the horizontal part, a 40 gram mass is released from the rest while situated at 5 meter the curved track, the maximum deformation in the spring is nearly equal to, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक मास है ऑफ लाइक ब्लॉक है जिसकी मास है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम यानी कि 0.04 kg की ये ब्लॉक है, ठीक है। इसे क्या किया गया, स्लाइड किया गया, अब जैसे ही स्लाइड होगी तो ये स्प्रिंग को यहाँ पर पहुंच के क्या करेगी, पुश करेगी, तो जब पुश करेगी तो सपोज इसकी डिस्प्लेसमेंट और
जो होगी, कंप्रेशन लेंथ जो होगी वो क्या होगी, x। तो हमें ये x निकालनी है और इसकी हाइट जो दी गई है ये क्या है, 5 मीटर हाइट है। ठीक है, एनर्जी लॉ कंजर्व करवा देंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी दैट इज mgh, है ना, वही क्या होगी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, x निकाल देंगे तो क्या करेंगे, mgh इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, अभी देखो क्या होती है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2m gh, ठीक है, इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय k। इसको मैं लिख सकता हूं तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, √2 इंटू m। मास कितनी है, 0.04, g कितना है 10, हाइट कितनी है 5 मीटर, बाय k, k कितना दिया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर। सॉल्व कर रहे हो सारा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक 10 है, यहाँ पे एक 10 है, इसको दिस 20 पूरा आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा कुछ 1/100 विच इज इक्वल्स टू 1/10 मीटर आया है। ओके, 1/10 मीटर आया है। इसको अभी सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो वी विल गेट 10 सेंटीमीटर। तो रफली 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ रहा है कि 10 सेंटीमीटर इसमें क्या है, डिफॉर्मेशन होगी। तो 10 सेंटीमीटर का आसपास का जो आंसर है उसको ले लेंगे, दैट इज 9.8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, 9.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अ वेट W is suspended from a midpoint of a rope whose ends are at the same level. In order to make the rope perfectly horizontal, the force applied to each of its ends must be. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक रोप है जिसके बीचों बीच एक क्या है, वेट लटकी हुई है। तो अगर ये एक रोप है, इसके बीचों बीच एक मास और कोई भी एक वेट अगर लटकी हो, ठीक है, m, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मली क्या कहता है, तो ये कुछ इस तरह से टंग जाएगी, है ना, ऐसा हो जाएगी ना। तो यहां पे कहा गया है कि हम इस स्ट्रिंग पे कितना टेंशन अप्लाई करेंगे ताकि ये इस पोजीशन में रहे, राइट, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, ना ही वो नीचे टंग जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखते क्या हो रही है कि जब ऐसा हो रहा है, तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा कि सपोज ये मेक कर रही है एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अच्छा, दो क्यों है, क्योंकि अभी टेंशन देखो दो टाइप की हो गई है ना, एक स्ट्रिंग एक ही है लेकिन एक बार यहां से खींच रही है विद टेंशन T और यहां से खींच रही है विद टेंशन T, और नीचे क्या है mg। तो इन दोनों का अगर कंपोनेंट लूं, राइट, और चूंकि एकदम बीचों बीच कहा गया है तो एंगल भी दोनों में सेम हो रहा है ना। तो अगर बीचों बीच है तो इस पोजीशन पे इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, t cos थीटा, इसकी कंपोनेंट क्या हो जाएगी, t cos थीटा। तो टोटल जो यहाँ पे आएगा वो क्या है, 2t cos थीटा। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या पता चल रहा है कि 2t cos थीटा जो होगी वो mg के बराबर होगी। ओके, नाउ इसमें से t जो होगा वो क्या हो जाएगा, mg बाय 2 cos थीटा। ठीक है, mg बाय 2 cos थीटा। अब बताओ कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी ताकि ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहे ऐसे पोजीशन पे। तो ऑब्वियसली इसके साथ थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है तो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो रही है ना। तो थीटा होनी चाहिए क्या, 90 डिग्री। तो अगर थीटा फॉर, मैं लिखता हूं यहां पे, फॉर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल केस थीटा शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री होती है तो t क्या हो जाएगी, cos 90 क्या होती है, 0, एंड t इक्वल्स टू mg बाई 2 cos थीटा। यानी कि अगर थीटा 90 हुई तो ये पूरा टर्म क्या है,
ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट, इनफाइनाइट हो जाएगा. सो टेंशन वुड बी इनफाइनाइटली लार्ज. कब? जब मैक्सिमम रहेगा. ओके, जब द थीटा इज 90 डिग्री, देन टेंशन इक्वल्स टू इनफाइनाइटली लार्ज, बिकॉज कॉस थीटा हो जाएगी 0 एंड समथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट. ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? If the radii of a circular path of two particles are same masses are in the ratio of 1:2, right? Then the order to have the same centripetal force, their speed should be in the ratio of. तो क्या कहा गया है कि दो पार्टिकल है, मास सेम है, जो कि दोनों अलग अलग रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जिसकी दोनों की रेडियस की जो रेशियो है वो दी गई है R1:2. So we can write R1:R2. This is R1 which is moving in the radius, a particle which is moving in a radius R1, और ये क्या है? R2. तो R1:R2 दी गई है 1:2. हमें निकालना क्या है? V1 by V2, और V1:V2 हमें निकालनी है कि क्या होगी. ओके, और क्या क्या गया है कि टू हैव द सेम सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों की इक्वल है, मास इक्वल है. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv² बाई r. तो क्या कहा गया है कि mv1² बाई r1 इज इक्वल्स टू mv2² बाई R2. अगर ऐसा केस होगा तो वेलोसिटी की रेशियो क्या होगी? तो मास सेम है तो मास को हटा देते हैं. R1 इक्वल्स टू कितना? R2. R1 बाई R2 यहां पे क्या दिया हुआ है? R1 बाई R2 दिया गया है 1/2. यही तो रेशियो कहता है. तो R2 क्या हो जाएगी? R2 इक्वल्स टू 2R1, है ना? तो यहां पे मैं लिखता हूं V1² बाई R1 इक्वल्स टू V2² बाई 2R1. ठीक है, तो यहां से R1 कैंसिल आउट. नाउ V1 2V1² इक्वल्स टू V2². ओके, अभी दोनों तरफ अगर मैं रूट स्क्वायर को हटाता हूं तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, दैट इज √2V1 इक्वल्स टू V2. इसका मतलब V1 बाई V2 ये क्या हो जाएगी? 1/√2. सो V1:V2 इक्वल्स टू 1:√2. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 1:√2. ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. Question number 15. If a cyclist moving with a speed of 4.9 meter per second on a level road can take a sharp circular turn of radius 4 meter, then the coefficient of friction between the cycle tire and the road will be. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या कि एक सर्कुलर ट्रैक एक लेवल्ड रोड में जा रही है, बैंक्ड रोड नहीं है, लेवल्ड रोड है. ठीक है, इस पे क्या कर रही है? साइक्लिस्ट जो है वो एक शार्प टर्न ले रही है, जस्ट अबाउट टर्निंग. सो इसकी जो रेडियस है इस सर्कल की ये दी गई है 4 मीटर और इसकी वेलोसिटी दी गई है 4.9 मीटर पर सेकेंड. हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है. ओके, तो सिंपल ऐसा केस जब होता है, जब शार्प टर्न ले रहा होता है, तब क्या होती है? जो tan थीटा होती है, राइट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला एंगल है, क्वेश्चन है ये. तो tan थीटा क्या होती है? v² बाई rg. और हमने क्या देखा था कि ये जो tan थीटा है ना, यही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है. सो वी कैन राइट म्यू इक्वल्स टू tan थीटा विच इज इक्वल्स टू v² बाई rg. ये हमने कंसेप्ट वाले एड ऑन वाले वीडियोस में हमने सॉल्व किया था. तो सिंपल सा लगाना है म्यू इक्वल्स टू v² बाई rg. तो म्यू इक्वल्स, अभी देखो सारा दिया गया है. v² क्या है? v क्या है? 4.9. तो v² हो जाएगी 4.9 इंटू 4.9. r दिया गया है 4 मीटर इंटू g कितना लेना है हमें? g वी कैन राइट टेक, अगर दिया हुआ नहीं है तो 9.8 मीटर हम ले सकते हैं. ठीक है, अभी सॉल्व करो, मल्टीप्लीकेशन करो और डिवीजन यहां से हो जाएगा. करके हमें जो मिलेगा आंसर वो होगी 0.61. ओके, यूनिट होगी कोई? नहीं होगी यार यूनिट, क्योंकि ये तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसकी कोई यूनिट
होती ही नहीं है। सो 0.61 दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आने वाला है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कवर किए हैं कुछ इंटरेस्टिंग मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन में किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स कैसे लगेंगे वो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो आगे हम मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर, हैव अ ग्रेट डे।